हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन बैंक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे तथा साथ ही यदि आप जीएनटी, नीट, पीएटी, जेईई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे अपलोड होने वाली जितनी भी वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आप जिस वीडियो को देखते हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। अब देखो, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए, दो मेरे पास संधारित्र, पहला संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया। दोनों संधारित्रों को मैंने कौन से क्रम में जोड़ा है? कौन से क्रम में जोड़ा है? ये है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो क्या होगा? ठीक है, अब जोड़ते हैं तो आपको पता है कि जब हम किन्हीं भी दो संधारित्र को जोड़ेंगे तो संधारित्र C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर विभव का मान V1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक V2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जो आवेश होगा वो यहाँ से जितना आवेश बहेगा वो इधर भी आने पर उतना ही तो आवेश होगा। तो आवेश में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो रहा है? दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो क्या समान होगा बेटा? आवेश समान होगा। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? आवेश। जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा आपका आवेश। ठीक है बच्चों, सेकंड समझते हैं। क्या बोला? दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। अब यदि मैं इन दो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ दूं? समांतर क्रम में जोड़ देता हूं। ठीक है बच्चों, इनको समझने समांतर क्रम में जोड़ दिए। देखो, ये C1 हो गया, C2 हो गया, इस पर है ना। अब देखिए, यहां से यहां तक इन दोनों पर जो होगा विभव कैसा होगा? समान होगा, लेकिन आवेश कैसा बदल जाएगा? बदल जाएगा कि आवेश Q1 जाएगा, इसमें से Q2 जाएगा। तो सेकेंड में क्या समान होने वाला है? वो होने वाला है हमारा क्या? विभव समान होगा। क्या होगा? विभव समान होगा। दोनों बातें चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात देखते हैं 22वां क्वेश्चन। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, है ना। क्या बोला? कि समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसके चित्र समझना पड़ेगा सबसे पहले कि चित्र है क्या, है ना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो चित्र पर आधारित होते हैं। तो क्या कहा? समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में। तो देखो, ये समांतर क्रम में जोड़ दिया मैंने दो संधारित्रों को, मान के चलो। ठीक है, ये दो संधारित्र इनको समांतर क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, उसके पश्चात क्या कहा? तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। फिर क्या कहा उसने? कि श्रेणी क्रम में जोड़ देते। चलो, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए। अब क्या कहता है? कि दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो जो इनका हमारा क्या बोलता है? परिणामी धारिता का जो अनुपात है वो बताना है। तो अभी इनकी धारिता दी हुई नहीं है, मैं वो धारिता देखता हूँ क्या हो सकती है। मान लिया जाए कि इसकी धारिता मैंने बोला 1 है, इसकी धारिता कितनी है? 1 है। ठीक है, तो देखो, अगर ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समांतर क्रम में यदि जोड़ दिया जाए दो संधारित्रों को या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होगी? C होगी, है ना। तो उनकी परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो परिणामी तीव्रता C इज इक्वल टू, या परिणामी जो धारिता होगी वो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2, 2 हो गई, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं। यदि मैंने बोला, अब इसकी भी तो 1 थी, इसकी भी 1 है, देखो 1 1 माने थे। अब इसको लिखते हैं 1/C परिणामी धारिता, है ना। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस
1/C2। आपने दो फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक है, वो आपने जब बुक में पढ़ा था उसमें C3 भी बोला है और इसमें प्लस 1/C3 भी बोला है, बट हमें यहाँ C2 दो ही तक बोला है, तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, तो मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो 1/C इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1 प्लस 1/1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये C1, ठीक है। अब देखो यदि इनको हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब देखो समान धारिता के, सॉरी 1 नहीं लेते इसको, 1 नहीं, 1 में आंसर नहीं आएगा, 1 नहीं लेते, मान के चलो हम इसको ले लेते हैं 2, ठीक है। क्या ले लेते हैं, ये इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है। तो समान हो गई सभी की, तो कितना होगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4, और इसकी देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएगा, ये हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो समांतर क्रम में जोड़ दिए, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो रेशियो होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 रेशियो कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। कैसे कैसे आया समझ में आया होगा। पहले क्या किया हमने, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़े, तुल्य धारिता मैंने मान लिया हूँ कि इसकी क्या है 2 है, इसकी 2 है, इस पर भी 2, जब समान है तो इस पर भी 2 और 2 होगी, ठीक है। अब इनको जब जोड़ा हल किया तो 4 आ गया, इनको जब हल किया तो 1 आ गया, तो 4 रेशियो 1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके पश्चात देखते हैं, एक उल्ट बराबर होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि एक उल्ट बराबर होता है। अब एक उल्ट बराबर क्या होगा, है ना। तो आपने पढ़ा है एक उल्ट बराबर, तो मैंने फार्मूला पढ़ाया था इसके पहले वाली वीडियो में, V इज इक्वल टू W/Q। तो एक उल्ट बराबर पूछा तो इसको लिखेंगे 1 वोल्ट बराबर, इसको लिखेंगे कितना होता है 1 जूल, अरे इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो गया तो इसका जूल हो गया, अपन इसका कितना हो जाएगा गुलाम, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति गुलाम या जूल प्रति गुलाम, इसको क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति गुलाम, ठीक है बच्चों। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे जूल प्रति गुलाम, ठीक है। उसके पश्चात विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, जो वोल्ट का होता है वही विभवांतर का होता है, यानी कि जो हमारा विभव का होता है वही क्या होता है विभवांतर का होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात दो बिंदुओं को बीच विभवांतर, सॉरी ये को नहीं होना चाहिए, ये के होना चाहिए, क्या है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 200 माइक्रोकुलाम, ये क्या है बेटा माइक्रोकुलाम है, ठीक है, क्या है हमारा माइक्रोकुलाम, ठीक है। 200 माइक्रोकुलाम ले जाने में किया गया कार्य होगा। देखो क्या बोला, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले इस चित्र को हम मिटा देते हैं, इसका आंसर देखने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मान के चलो एक बिंदु ये है ना, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट विभवांतर हो गया, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या बोलता है 200 माइक्रोकुलाम ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, दिया है वोल्टेज इक्वल टू है ना कितना हो जाएगा 10, और अगर आवेश की बात करें Q इज इक्वल टू 200 माइक्रोकुलाम, बोला है 200 माइक्रोकुलाम, तो इसको हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। इतनी बात सभी को पता होगी, प्रीवियस हमने वीडियो में देखा था कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें ये बात करनी है वर्क की, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, देखो मैंने फार्मूला बताया था V इज इक्वल टू W/Q, तो Q का ट्रांसफर इधर, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QV, चलो मान रखो, तो हो जाएगा 200 या सबसे पहले Q की वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो देखो ये 102030 मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻3 वर्ग है, तो ये जूल हो जाएगा, ये आपका आंसर,
ये कैसे कैसे आया, समझ में आ गया होगा सभी को कि देखो कितने जीरो है, 1 0 2 0 और 3 0 को हटा दिया तो ये 10⁻³ की पावर हो जाती है, बस बात खत्म। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके पश्चात देखते हैं 1 फैरड बराबर खाली स्थान स्थित फैरड होता है। तो 1 फैरड बराबर, इसको पहले से मिटा देते हैं हम यहाँ से, है ना। तो 1 फैरड बराबर खाली स्थान, तो इसको लिखेंगे हम 9 × 10⁻11 स्थित फैरड होता है। याद रखिएगा कि 1 फैरड बराबर 9 × 10⁻11 स्थित फैरड होता है। ठीक है बच्चों। उसके पश्चात यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर वाला गोलाकार चालक माना जावे तो उसकी धारिता माइक्रोफैरड होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या बोला उसने, यदि पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है, तो पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी को मैंने गोला मान लिया, ठीक है। उसकी त्रिज्या दी गई है, r दी गई है मेरे पास, तो हल में लिखूंगा दिया है r = 6400 किलोमीटर, तो मीटर में लिखना पड़ेगा, तो r = इसको लिख सकते हैं 6400 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे जावे तो उसकी धारिता माइक्रोफैरड होती है। तो उसकी जो धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। देखते हैं क्या होगा। देखो, तो हल में दिया है, लिख दिए, तब सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, C = 4πε0 × r = 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ कैसे होती है आपको पता है कि 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹ होता है। इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू 6400 × 10⁻³ ठीक है बच्चों। अब देखो 10⁻9 से ये टर्म कट गई हमारी, ठीक है, तो इज इक्वल टू अब देखो ऊपर चलते हैं तो इसको लिखेंगे 6400 गुना 10⁻⁻6 अपान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना। अब देखो अगर हम इसको हल करते हैं तो 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, बच गया यहाँ पर 1 10, 9 कम 9, ठीक है, फिर 1 9 कम 9, ठीक है, फिर 1 बच गया दशमलव, फिर 10 1 1 ऐसा चलते रहेगा, इनटू 10⁻⁻6 ये हो जाएगा आपका फैरड, क्योंकि जो कूलाम होता है उसकी मैंने बताया, कूलाम बोलता हूँ, धारिता होता है, धारिता का जो ऐसा मात्रक फैरड बताया था, इसलिए फैरड हो गया। लेकिन हमको किस में लिखना है, स्थित फैरड में, तो आपको पता है कि 711.11, अब ये क्या है 10⁻⁻6 है ना, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू मैंने बताया था कि क्या होता है माइक्रो, है ना, माइक्रो होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइक्रो फैरड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फैरड में पूछेगा तो ये आंसर है और माइक्रो में पूछेगा तो ये आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, आवेश 2.0 से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला उसने कि आवेश 2.0 है ना, तो हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है ना, तो देखो आवेश दिया गया है, आवेश मतलब Q = 2.0, चलो हटाओ, हाँ 0 को नहीं लिखते, से 5 मीटर दूर स्थित, मतलब R भी दिया है 5 मीटर, ठीक है, दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव V = 1/4πε0 इंटू Q अपान कितना होता है R होता है, तो इज इक्वल टू, चलो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू 2 अपान इसकी वैल्यू 5, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो काट देता हूँ फिर गुना कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 बच गया 4 दशमलव, है ना, तो 5 8 40 गुना 2 10⁻⁹ की घात, है ना, गुना इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम, इसका गुना करेंगे इधर तो
8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1 है ना, 2 एकम 2 और 1 3 36, 18 दूनी 36, ठीक है, दशमलव यहाँ हो गया, गुना 10⁻⁹ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या निकालना था हमें, विभव ज्ञात करना था, तो विभव का कितना हो जाएगा, वोल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, वोल्ट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा ऊर्जा का, किसका होता है, ऊर्जा का, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके पश्चात समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य विभवांतर नियत है जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखो कि प्लेटों के मध्य क्या विभवांतर नियत था, अब क्या बोलता है, जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाता है। अब देखो यार कि यहाँ पर विभवांतर अगर क्या था, नियत था, तो आप वायु रखो नहीं परावैद्युतांक माध्यम रखो, तो आपके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।